पास आ गया है वीक 3 स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। फंक्शन यूनिट जो होता है उसके आगे 5 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन उससे रिलेटेड होता है जो भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर हम देख रहे होते हैं जो हमने प्रोडक्ट्स बनाई हैं इनकी क्वालिटी एक ख़ास लेवल तक जो और स्टैंडर्ड जो उसका है क्वालिटी का उसको मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर क्वालिटी उस स्टैंडर्ड से नीचे है इसका मतलब वो अच्छी क्वालिटी उसकी जो है वो बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं कर रहा अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स। उसको चाहिए कि वो उसको इंक्रीज़ करे क्वालिटी को। उसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स के अंदर आता है हमारे पास जो हम चीज़ें सेल कर रहे होते हैं कि ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है हमारी प्रोडक्ट को सेल करने से। जबकि हमारे पास जो मार्केटिंग होता है ये ऐसा इन्वायरमेंट हम क्रिएट कर रहे होते हैं जहाँ पर हमने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। जिस तरह कि हम सोशल मीडिया के थ्रू अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, वहाँ पे एड्स लगा सकते हैं या इन्फ्लुएंसर्स जो वगैरह होते हैं उनके थ्रू हम एड लगवा सकते हैं, उनके थ्रू प्रमोट करवा सकते हैं जहाँ पर हमने चीज़ों को सेल कर सकें। उसके बाद आता है फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम देखते हैं कि हमें कौन से बिल हमने कंपनी के अंदर पे करने हैं, कौन से फंड्स हैं उनको लुक आफ्टर करना है। उसके बाद हम देखना है कि हम कितनी तनख्वाह किस एम्प्लॉय को देनी है और कितना हमारे पास सारे जितनी भी हमारे पास जो है फंड्स वगैरह आ रहे हैं उन सबको ऑर्गेनाइज़ करना है। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास डाटा प्रोसेसिंग भी आती है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डाटा प्रोसेसिंग भी इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। उसके बाद आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर होता है कि जो हम कंपनी ऑलरेडी जो काम कर रही है इसको किस तरीके से हम रिसर्च करते हैं कि किस तरीके से इसकी जो है रीच को हम ज़्यादा कर सकते हैं, किस तरीके से इसको हम बेहतर बना सकते हैं और इसके प्रॉफिट्स को किस तरीके से ज़्यादा कर सकते हैं, इनकी डेवलपमेंट को बेहतर किस तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन। जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है कि हमें अपने एरिया को देखना है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं है। फॉर एग्जांपल चाय की डिमांड पाकिस्तान में ज़्यादा है जबकि यूएस वगैरह बाहर के मुल्कों के अंदर नहीं है। ठीक है। अगर हम बाहर के मुल्क के अंदर अपनी चाय को बेचेंगे तो हमें नुकसान होगा क्योंकि वहाँ पर तो कोई ख़रीद ही नहीं रहा, वहाँ कॉफ़ी की ज़्यादा डिमांड है इंस्टेड ऑफ चाय। तो इसलिए हमने अपना एरिया भी देखना है कि एरिया के लिहाज से वो चीज़ अच्छी है या बेहतर है या नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोडक्ट। ये इसके अंदर हमने जो भी प्रोडक्ट अपनी बना रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बना रहे हैं, उसको हमने टॉप लेवल स्ट्रक्चर यूज़ करना, मतलब उसकी जो क्वालिटी है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। उसके अलावा ये सबसे ज़्यादा कॉमन स्ट्रक्चर है जो हम यूज़ करते हैं अपनी आजकल की कॉर्पोरेशंस वगैरह के अंदर। ठीक है। उसके अंदर सब्सिडरीज़ वगैरह आ रहे होते हैं। सब्सिडरीज़ कौन होते हैं? जिस तरह मियाँ आमिर है वो एक स्कूल को भी ऑन कर रहा है, वो कॉलेजेस को भी ऑन कर रहा है, वो डिफरेंट कंपनीज़ को ऑन कर रहे हैं। इस तरीके से हम अलग से भी इनको ऑन कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन कंपनी के अंदर क्या होती है कि ये ज़्यादातर डायरेक्टर्स कर रहे होते हैं। ठीक है। ये डायरेक्टर्स का काम है और ये सेंटर के ऊपर बड़े लेवल के ऊपर हो रही होती है। जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है ये लोकल लेवल के ऊपर हो रही होती है। अब इसके बेनिफिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं और इसके बेनिफिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। जो सेंट्रलाइजेशन होती है ना, ये जो डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं ये कर रहे होते हैं, इसके ऊपर टॉप लेवल जो हमारे पास होता है अथॉरिटी सारी उनके पास होती है। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि जो डिसीजन होते हैं यूनिफॉर्मली मैनेजमेंट, जो कंपनी के भी जितनी भी डिटेल्स होती है ना वो यहाँ पर सेंट्रल लेवल के ऊपर देख रहे होते हैं डायरेक्टर्स। इसके अंदर क्या होता है यूनिफॉर्म मैनेजमेंट चल रही होती है, एफिशिएंट डिसीजन होता है, प्रोफेशनल ऑफ कोर्स ले रहे हैं। अगर एक प्रोफेशनल बंदा डिसीजन लेगा इसका मतलब है वो ज़्यादा बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू लोकल लेवल के ऊपर। ये तो सादा एम्प्लॉय अपना काम कर रहे हैं। पहले इसकी बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसकी एडवांटेजेस जो हैं वो ये हैं कि इसके अंदर यूनिफॉर्म मैनेजमेंट एफिशिएंट डिसीजंस लिए जाते हैं। और लेकिन इसके जो डीमेरिट्स हैं उसके डीमेरिट्स के अंदर आता है ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। इस तरीके से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं कि इन्होंने पहले हेडक्वार्टर से परमिशन लेनी होती है कि भाई हमने ये वाला डिसीजन लिया है कंपनी के लिए कि आप एग्री करते हो। उसके बाद अप्रूव होता है वो, फिर उसके बाद जाके वो चेंज आता है। लेकिन ये होता है बड़े लेवल के ऊपर चेंज होता है कंपनी के अंदर। उसके बाद होता है कि बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस होता है। इसके अंदर मोटिवेशन कम हो जाती है। बंदा जो होता है उसके पास मोटिवेशन नहीं रहती क्योंकि उसके पास कंट्रोल नहीं होता। और उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ही स्लो होता है। उसके बरक्स जो हमारे पास होता है डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर होता है जो एम्प्लॉय लोकल लेवल के ऊपर देख रहे होते हैं। ठीक है। जिस तरीके से बॉटम लेवल के पास अथॉरिटी होती है, उनको मसला आया उन्होंने सॉल्व किया और वो डन हो गया। उसके बाद इसके क्या होते हैं एडवांटेजेस, ये होता है कि जो प्रॉब्लम आती है वो फ़ौरन से ही हमारी हल हो जाती है। जिस तरह प्रॉब्लम आई अथॉरिटी इसके जिस तरह यहाँ पर हेडक्वार्टर से परमिशन लेते थे हम यहाँ पर नहीं लेते।
यहाँ पर मोटिवेशन कम हो रही थी, यहाँ पर मोटिवेशन ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हमने ही डिसीजन लेना है, हम नहीं करना है। और उसके बाद यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी कम थी। हम ज़्यादा मोटिवेशन होती है हमारे पास, क्योंकि हम ही ले रहे होते हैं। यहाँ पर मोटिवेशन कम होती है क्योंकि ऊपर से अप्रूवल आना होता है और ये स्पीडी प्रोसेस होता है। और उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? डिसएडवांटेजेस क्या है कि सीनियर्स का कंट्रोल ही नहीं रह रहा, कोई सीनियर्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहा। और उसके बाद जो डिसीजन लिए हैं वो प्रोफेशनल तौर पे तरीके से नहीं लिए गए, इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है इसके अंदर। जो इसके एडवांटेजेस हैं वो इसके डिसएडवांटेजेस हैं और वाइस वर्सा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पोजीशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। पोजीशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर ये होता है कि हमने क्वालिटी कल्चर कायम करना होता है ताकि हमारी जो क्वालिटी है वो बेहतरीन से बेहतरीन होती रहे। इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड्स को डिफाइन कर देते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कि भाई ये स्टैंडर्ड्स हैं, अगर इन स्टैंडर्ड्स को मीट करेगा तो भाई आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, अगर नहीं है तो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत गंदी है। उसके अलावा यहाँ पर एसोसिएशंस बनाई गई थी, BT स्टैंडर्ड 5750 और ISO 9000। उसके बाद हम मैनेजमेंट को देखते हैं। मैनेजमेंट के 3 तरह के मैनेजमेंट होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कॉर्पोरेशन मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो होता है इसके अंदर क्या होता है, देख रहा होता है यूज़र की नीड, उसको जो ज़रूरत है जिन चीज़ों की। अगर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाना है, मैंने उसको देखना है कि ये टाइम के अंदर और बजट के अंदर रहकर हो जाए। और यूज़र नीड देखना है कि भाई उसको प्रिंटर चाहिए तो उसको प्रिंटर मिला है, उसको इस चीज़ की ज़रूरत थी क्या उसको वो मिली है, उसको कंप्यूटर चाहिए क्या वो उसको कंप्यूटर मिला है। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर सारा आ रहा होता है। इसके अंदर होता है कि हमारी सक्सेस कब मिलेगी, जब हमारा प्रोजेक्ट एक टाइम लिमिट के अंदर, डेडलाइन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर हमने प्रोडक्ट जो हमारी बन रही है उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो, उसकी मेंटेनेंस क्वालिटी की वो ज़्यादा हो, हमने इसको देखना होता है। ये हमेशा के लिए चलती रहती है। इसके अंदर यहाँ पर जो है कंटिन्यू इंडेफिनेटली एंड चेंज कंपेरेटिवली स्लो होता है। इसके अंदर प्रोडक्ट तो हमेशा बनी जा रही होती है, प्रोडक्शन हमेशा हो रही होती है ना। जिस तरह प्रोजेक्ट तो एक आया ख़त्म हो गया, लेकिन प्रोडक्ट होती है वो बनती रहती है, कभी भी ख़त्म नहीं होती। इसीलिए वो वक्त के साथ साथ एक स्लो प्रोसेस है, उसके अंदर हम मैनेज कर रहे होते हैं अच्छी तरीके से इसको। और जो इसके जो हॉरिजॉन्स होती है, इसकी लिमिट होती है, वो छोटे लेवल पर भी होती है और लंबे अरसे के लिए भी चलती है, क्योंकि प्रोडक्ट एक ही कंपनी का मकसद है एक प्रोडक्ट को बनाना और वो उस कंपनी के उसके बेटरमेंट के लिए काम कर रही है। उसके बाद कॉर्पोरेशन के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे होते हैं। उसके जितने भी सीरियस डिसीजंस वगैरह, जितने भी नुकसान वगैरह, कोई नुकसान के अंदर जा रही है उसको किस तरीके से मैनेज करना है, ये कॉर्पोरेशन मैनेजमेंट के अंदर आ रहा होता है। उसके बाद आती है हमारे पास मोटिवेशन के अंदर हमने देखना है कि जो हम काम कर रहे हैं असल में वो काम है क्या। अगर हमें पता है कि वो काम क्या है तो हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। मोटिवेशन हमारे अंदर आ सकती है, भाई मुझे पता है मैंने क्या काम करना है, इसलिए मैं तभी काम कर सकूँगी जब मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। उसके बाद आती है उनकी एबिलिटी, क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं वो काम कर सकूँ। अगर मैं इस काबिल हूँ कि मैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकूँ तो मैं सॉफ्टवेयर बना सकती हूँ। इससे ऊपर की मुझसे चीज़ डिमांड करेंगे वो मैं नहीं बना सकूँगी, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी उसके अंदर, ज़ाहिर सी बात है। उसके बाद आ जाती हैं क्वालिटी ऑफ फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड। अच्छा, अगर मुझे जो मैंने काम करना है मुझे फैसिलिटीज़ दी जाएंगी तभी मुझ में मोटिवेशन आएगी, भाई मेरे पास अच्छा कंप्यूटर है, अच्छी जगह प्रोवाइड की हुई है। अगर मुझे कंप्यूटर नहीं देंगे मोटिवेशन कहाँ से आएगी, कभी कंप्यूटर ही नहीं है मैं तो काम ही नहीं कर सक रहा, फिर मुझे वेट करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, मुझे रिसोर्सेज देंगे, रिसोर्सेज होंगे तो मेरे पास मोटिवेशन आएगी, जितने ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज उतनी ज़्यादा अच्छी मोटिवेशन। उसके बाद एटीट्यूड ऑफ देयर कोलीग्स जितना अच्छा बिहेव करेंगे उतना अच्छा। अगर हम पहले घर से थके हुए जाएँ और उधर जाके कोलीग्स बदतमीज़ी करेंगे हमारी मोटिवेशन का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। उसके बाद आती है मैस ऑफ हायरार्की के अंदर हमने पढ़ा था सेल्फ इस्टीम बहुत ज़रूरी होती है, दूसरों की सेल्फ इस्टीम का ख्याल रखना होता है। सेटिस्फेक्शन सोशल नीड्स के लिए हमें मतलब सैलरी हमें वक्त से मिलती जा रही है, हमारी सेंस ऑफ सिक्योरिटी, भाई सिक्योरिटी तो है ना, सिक्योरिटी है तो हमें मोटिवेशन है, और फाइनेंशियली रिवॉर्ड्स वगैरह जो भी होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्लियर ऑब्जेक्टिव होते हैं कि एक बंदा है जो एम्प्लॉय है उसने कौन से काम करने हैं, क्लियर होता है। उसके बाद उसका टेस्ट लिया जाता है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन भी बनती है मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, MBO उसको कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर, MBO। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, ये जो होते हैं मैनेजर्स होते हैं और सब ऑर्डिनेट्स होते हैं, ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि भाई इस टाइम पीरियड के लिए ये एम्प्लॉय जो है वो ये काम करेगा। जिस तरह का UI डिज़ाइन करना है कि ये पर्सन 1 मंथ के अंदर
ये यूआई डिज़ाइन कर लेगा। जब वो डिज़ाइन कर लेगा 1 महीने के बाद उसका टेस्ट होगा, उसकी असेसिनेशन होगी और उसके बाद उसको नया टास्क दिया जाएगा कि उसने आगे क्या काम करना है। और इसके अंदर जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो ये हैं कि सबऑर्डिनेट्स और जो हैं मैनेजर वगैरह, उन दोनों को मिल के मीटिंग के अंदर हिस्सा लेना चाहिए कि भाई असल में हमने काम क्या करना है, सबऑर्डिनेट को क्या काम देना है, वो कितना काम का कैपेबल है, वो कितना कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने उसको वेरीफाई भी करना है कि ये ना वो काम हो ही नहीं सकता, वो वेरीफाइएबल है, वो काम करने के काबिल है जो उसको दिया जा रहा है। उसके बाद जो आता है हमारे पास कंटिन्यूइंग कमिटमेंट। इसके अंदर ये होता है कि अगर कोई मुश्किल आ रही है, जो सब ऑर्डिनेट है हमारा, सब ऑर्डिनेट, इसको अगर कोई काम करते हुए कोई मुश्किल आ रही है, जिस तरीके से अगर कोई उसका एरर आ गया, सॉल्व नहीं हो रहा, तो सारे लेवल की जो मैनेजर्स हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि उसकी हेल्प करें ताकि हमारे सक्सेस मिले। कंपनी की सक्सेस देखनी है ना, ऐसे ज़िद करने से क्या फ़ायदा होगा कि अगर उसकी हेल्प नहीं करनी। हर एक को चाहिए कि उसकी हेल्प करें। उसके बाद आखिरी टॉपिक है सब ऑप्टिमाइजेशन। सब ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि अगर हम एक फॉर एग्जांपल यूआई डिज़ाइन सॉफ्टवेयर बनाना है, उसके अंदर यूआई की टीम है, बैकएंड की टीम है। अगर हम ऐसा करें कि हमारा बैकएंड जो है वो प्रोफेशनल्स नहीं है, वो बहुत ही गंदे लेवल के ऊपर काम करें, ऑप्टिमाइज्ड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ जो यूआई है हम इसको अगर ऑप्टिमाइज़ कर दें तो हम नहीं कह सकते कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन ऑप्टिमाइज्ड है। एक छोटे यूनिट के अंदर ऑप्टिमाइजेशन लाने से पूरी ऑर्गेनाइजेशन हमारी ऑप्टिमाइज नहीं हो जाती। ये होता है सब ऑप्टिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट।